सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। भारत के हिंदूवादी संगठनों को बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहिए, लेकिन अपने ही देश में हिंदूवादी संगठनों को लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन भारत में क्या हो रहा है? किसी भी देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार के साथ ही बहुसंख्यकों की भी होती है। लेकिन जब सरकार के साथ ही बहुसंख्यक आबादी का एक वर्ग अल्पसंख्यकों को खलनायक समझने लगे, गड़े मुर्दे उखाड़कर उन पर सवाल खड़े करने लगे, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने लगे, तो इसे क्या कहना चाहिए? दोनों ही जगह बहुसंख्यकवाद हावी हो चुका है। अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश में भी और भारत में भी। कोई भी देश अल्पसंख्यक वर्ग को हाशिए पर डालकर तरक्की नहीं कर सकता। सरकारें कुछ करना नहीं चाहती, उन्हें पता है कि सांप्रदायिकता की हांडी उनकी नैया पार लगा देगी। ऐसा हो भी रहा है। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनमें क्या होता है? औरंगजेब, बाबर, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, गाय के अलावा और क्या होता है? जब ये चुनाव में वोट दिला सकते हैं तो सरकारें क्यों जनता के बुनियादी मुद्दों, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सोचेंगी, उनके बारे में कुछ करेंगी? मणिपुर पर साल भर से ज़्यादा चुप्पी लगाए बैठे लोग सवाल कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चुप्पी क्यों है? कौन चुप है? चुप तो मोदी सरकार है। जैसे ही मोदी सरकार ने कहा कि बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश सरकार ने भारत में मुस्लिमों के खिलाफ मोदी सरकार और आरएसएस की नफरत की राजनीति को आईना दिखा दिया। जवाब देते नहीं बन रहा है। अब सच्चाई ये है कि जिस भी देश में अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं या उन पर हमले होते हैं, वे देश सभ्य कहलाने के लायक ही नहीं होते। अल्पसंख्यकों पर हमले को शह देने और हमलावरों को संरक्षण देने वाली सरकारें बर्बर हैं। इस कसौटी पर सबको कसा जाना चाहिए, चाहे वे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर भारत ही क्यों ना हो। जो लोग फ़िलिस्तीन में मारे जा रहे बेगुनाह बच्चों, स्त्रियों और बुज़ुर्गों की लाशों को देखकर हंसते हैं, उनके बांग्लादेश पर आंसू पूरी तरह घड़ियाली हैं। वैसे बांग्लादेश तो विदेश है, मणिपुर तो देश में है और साल भर से जल भी तो रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार भी है। मणिपुर का नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन सवाल बांग्लादेश के हिंदुओं का उठा रहे हैं। मणिपुर में हिंदू नहीं है क्या? उन्हें ही शांति मुहैया करा दीजिए। बांग्लादेश पर जुबानी जमा खर्च के बजाय मोदी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। कम से कम बालाकोट टाइप को सर्जिकल स्ट्राइक ही कर देनी चाहिए। यह नहीं कर सकते तो कम से कम राजनीतिक सम्मति तोड़ लेनी चाहिए, व्यापार बंद कर देना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले उस महिला को वापस भेजें जिसने भारत में शरण ली हुई है। ये भी नहीं कर सकते तो सीएए कानून के तहत बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को भारत बुला लेना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नागरिकता दे देनी चाहिए। आखिर सीएए इसीलिए तो लाया गया था कि जब हिंदू प्रताड़ित होगा किसी देश में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में, तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। बांग्लादेश और भारत के बहुसंख्यक बाद में कई समानताएं हैं। अतीत में हम देख चुके हैं कि भारत में जब किसी पर बम धमाके करने का आरोप लगा तो वकीलों ने ऐलान किया कि उनका कोई केस नहीं लड़ेगा। 3 दिसंबर को बांग्लादेश के चटगांव की अदालत में सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय दास की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से कोई वकील ही पेश नहीं हुआ। चिन्मय दास को 26 नवंबर को चटगांव के कोतवाली थाने में दर्ज देशद्रोह के मामले में कोर्ट में पेशी के लिए के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वकीलों की धमकियों के कारण चिन्मय दास की तरफ से कोई वकील सामने नहीं आ रहा है। चटगांव की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 1 महीने के लिए टाल दी है। अब इस पर 2 जनवरी को सुनवाई होगी। बांग्लादेश में जारी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अमेरिका ने दुख जताया है, जताने भी चाहिए। 3 दिसंबर को अमेरिकी कांग्रेस ब्रेड शर्मन ने एक बयान जारी कर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की बात कही। शर्मन ने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के संबंध में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क से जांच की मांग की है। जब भारत में अल्पसंख्यकों पर ख़ास तौर से मुसलमानों के बारे में ऐसी ही कोई रिपोर्ट अमेरिका वगैरह से आती है तो उसे फ़ौरन आंतरिक मामला कहकर खारिज कर दिया जाता है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या वह उसका आंतरिक मामला नहीं है? अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के देशों में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर मार्च 2023 में आई एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में मानवाधिकार हनन के मामले सामने आए हैं
और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, सरकार के आलोचकों और पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के आने के लगभग 1 साल पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि वे भारत में हो रही तमाम गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं, जिनमें देश में बढ़ते मानवाधिकार हनन के मामले भी शामिल हैं। ये बात ब्लिंकन ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, उसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। उक्त रिपोर्ट में लिखा गया था, भारत में सरकारी एजेंसियों की ओर से अवैध मनमाने ढंग से हत्याएं हुई, जेलों में क्रूर और अमानवीय तरीके से कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता है, राजनीतिक कैदियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है, मीडिया पर सरकार की ओर से अंकुश लगाया जा रहा है, पत्रकारों की अनुचित गिरफ्तारी हो रही है और उन पर केस दायर किए जा रहे हैं, लोगों की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए लोगों पर आपराधिक केस लगाए जा रहे हैं या लगाने की धमकी दी जा रही है, इंटरनेट पर रोक लगाकर जनसंचार को बाधित किया जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई लोगों को सख्त कानून UAPA के तहत लंबे वक्त से जेल में रखा हुआ है। केंद्रीय सरकार ने मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकारों पर UAPA लगाया और उन्हें हिरासत में लिया। अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया था कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग जो सरकार की आलोचना करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उनकी आजीविका बर्बाद की जा रही है। अगस्त 2022 में भारत के कई हिस्सों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए। इस अभियान की जद में जिनके घर आए, उनमें से अधिकतर मुसलमान थे। इस रिपोर्ट का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वैसा ही कुछ भारत में भी होता रहा है। अगर अमेरिका बांग्लादेश को आईना दिखाता है, तो भारत के साथ भी ऐसा ही करता है। राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया। सभी विपक्षी दलों के नेताओं को रोका जा रहा है। अगर विपक्ष संभल चला जाएगा तो क्या आसमान टूट पड़ेगा, क़यामत आ जाएगी। विपक्ष संभल क्यों नहीं जा सकता? क्या उसे जानने का हक नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था? विपक्ष को रोककर यूपी सरकार क्या कुछ छुपाना चाहती है? यूपी सरकार विपक्ष पर कितनी आक्रामक है, ये अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि संभल के आरोपियों से जेल में सपा नेताओं के मिलने की इजाज़त देने वाले अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या जेल में आरोपियों से मिला भी नहीं जा सकता? संभल में पाकिस्तानी कारतूस के खोखे मिले हैं। खोखे भी 10 दिन बाद मिले हैं। बेचारे कहीं पड़े हुए इंतजार कर रहे थे कि काश किसी की नज़र उन पर पड़ जाए। पाकिस्तान का नाम आने से खबर सनसनीखेज तो बनती है, दिमाग में आता है सीधा मुसलमान। ये अलग बात है कि मात्र 200 रुपये के लिए पाकिस्तान को सूचनाएं देने वाला मुसलमान नहीं, किसी और पर आरोप लगता है। संभल पुलिस किसी भी तरह अपने को बचाने में लगी है। विपक्ष को संभल जाने से रोकना बताता है कि पुलिस कुछ छुपा रही है। संभल की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस हिंसा के दोषी अल्पसंख्यक है। वो ऐसा ही कुछ क्रिएट कर रही है जैसे अल्पसंख्यक इसके जिम्मेदार हों। यदि ऐसा होना सच भी मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को सभी को संभल जाने देना चाहिए ताकि सच सामने आए। वह ऐसा इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वह जानती है कि सच्चाई कुछ और है। संभल में यदि लोगों से बात होती तो ऐसी ही कई बातें सामने आती जो अब तक नहीं आई। वहाँ की हिंसा को लेकर यदि वास्तविक तथ्य सतह पर आएंगे तो यह भी साफ हो जाएगा कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। साथ ही ये भी पता चल सकता है कि राज्य सरकार की उसमें क्या भूमिका रही है। सत्तारूढ़ भाजपा ऐसा नहीं चाहेगी, यह भी नहीं चाहेगी कि राहुल या अन्य लोग वस्तुस्थिति का जायजा लें। ऐसा हुआ तो शायद वे बेनकाब हो जाएगी। धर्म स्थलों से संबंधित कोई विवाद स्वतंत्र भारत की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद को हिला न सके, इसलिए 1991 में उपासना स्थल अधिनियम बनाया गया था कि 1947 की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। वैसे तो RSS प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि रोज़ किसी धर्म स्थल की खुदाई की जाए, लेकिन प्रतिदिन देश की किसी न किसी मुगल शासनकाल की इमारत के नीचे संघ परिवार के से जुड़े लोगों को मंदिर या हिंदू धर्म स्थल दिखलाई पड़ता है। यहाँ तक कि विश्वविख्यात ताजमहल परिसर में महाकवि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर जल चढ़ाते हैं। यह सिलसिला कहाँ रुकेगा कोई नहीं जानता। आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल करेगा? क्या कोई आदेश देगा कि 1991 का कानून को बरकरार रखा जाए? मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया।